हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग 30 डेज़ का जो हमारा एक कोर्स है, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ही हैज़ बीन यार्निंग टू गो होम। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया आपका, अगर आप देखेंगे तो यार्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी तो इंग्लिश में मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताते आ रहा हूँ कि हमको वोकैब पे बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बिना वोकैब के इंग्लिश को एग्जाम को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और लगभग असंभव ही मान के चल सकते हो आप। तो यार्निंग, यार्निंग का मतलब होता है तरसना। ठीक है, यार्निंग मतलब तरसना होता है। अब डिक्लाइन का मतलब तो पतन होता है, गिरावट होता है, और एक मतलब मना करना भी होता है। बिजनेस में कोई गिरावट होगी तो हम डिक्लाइन वर्ड यूज करते हैं। डिमांडिंग मतलब डिमांड करना ही होता है। बैगिंग मतलब भीख मांगना। तो करेक्ट आंसर होगा हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब होता है तरसना। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सारा जो रिलेटेड था वॉकेप से ही था। हैंकरिंग का मतलब तरसना होता है, और यार्निंग मतलब भी तरसना ही होता है। नेक्स्ट है, द होल थिंग वॉज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, यूजलेस। ठीक है, अगर हम एक फ्यूटाइल का वर्ड की बात करें तो फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, यूजलेस। ठीक है, तो बेकार, यूजलेस। तो कोई भी चीज़ अगर बेकार है, यूजलेस है। अच्छा, यूजलेस के लिए इंग्लिश में एक ये वर्ड भी आता है वेन, और एक वर्ड आता है पाल्ट्री। इसका मतलब भी बेकार होता है, यूजलेस होता है। ठीक है, फ्यूटाइल, वेन, पार्टी, सबका मीनिंग सेम है, बेकार है, यूजलेस है। करेक्ट आंसर होगा इसका पॉइंटलेस, बेकार, यूजलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सॉ ए मैसिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। इसमें मैसिव के नीचे अंडरलाइन लगा है। अगर किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ड रॉन्ग है, उसका मीनिंग क्या है और कौन सा उससे मैच कर रहा है। मैसिव मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, जिसको हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं कॉलोजल। ठीक है, कॉलोजल होता है। और एक वर्ड इस आता है इमेंस। इमेंस, इसके लिए एक वर्ड आता है गिगेंटिक। गिगेंटिक मतलब भी विशाल होता है, यूजलेस होता है, सॉरी, विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। कॉलोजल, इमेंस, गिगेंटिक, ये तो तीन ऑप्शन में नहीं दिए। ऑप्शन में दिया इनोर्मस। इनोर्मस मतलब भी होता है विशाल, बहुत बड़ा। हेजेडस मतलब होता है संकट। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, पेरिलस मतलब खतरनाक होता है। ऑब्डूरेट मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, जिद्दी के लिए जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था, स्टबन। स्टबन मतलब होता है जिद्दी। ऑब्डूरेट मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रेस्टिव। ठीक है, हमने अगर वोकैब पढ़ लिया तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए, तभी हम वो वोकैब याद हो सकते हैं। तो मैसी मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा इनोर्मस। तो फिश इन ट्रबल वाटर, देखिए इडियम सही है। तो फिश इन ट्रबल वाटर। तो इडियम्स को हमको इडियम्स की तरह याद रखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ वाटर है, यहाँ मनी है, दूर दूर तक इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये मीनिंग निकल जाते हैं। तो इडियम्स को बस आप याद ही रख सकते हो, इसका मीनिंग मत निकालते बैठिएगा। अब आप सोचोगे मछली है, ट्रबल है, वाटर है, तो ऐसा कुछ मीनिंग निकालोगे तो निकलेगा नहीं। उसका मतलब है टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। खराब सिचुएशन में भी बेनिफिट पा लेना। टू गेट बेनिफिट इन बेस्ट सिचुएशन, जैसा भी लॉकडाउन हुआ था, ये बहुत ही खराब पोजीशन थी, लेकिन कई लोगों ने इसमें भी बेनिफिट किया। ठीक है, लॉकडाउन में कई लोगों ने मास्क बेचे, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को और डेवलप कर लिया, तो बहुत सारे बेनिफिट लोगों ने लॉकडाउन में उठाए हैं। तो उसी प्रकार की सिचुएशन तो बैड थी, बट कुछ लोगों ने अच्छा बेनिफिट कमाया इसमें। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अगला वर्ड है प्रोवोकेटिव। ठीक है, अब अगर आप इसमें वर्ड देखोगे तो डिजायर मतलब होती है इच्छा। इन्फ्रेटिंग मतलब होता है एंग्री, नाराज, गुस्सा। टिमिड मतलब होता है डरपोक, काउवर्ड। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद होता है। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, जिद। तो प्रोवोकेटिव का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डिजायर। इसका मतलब होती है इच्छा, प्रोवोकेटिव, डिजायर, इच्छा। नेक्स्ट है आपका, द टायर ट्रेवल डैश ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, स्टोर मतलब होता है सैर करना, पैदल घूमना, सैर करना, जिसको इंग्लिश में ना जॉन्ट भी बोलते हैं। आउटरेज मतलब होता है अत्याचार, आउटरेज। और जॉन्ट मतलब होता है स्ट्रोल्डी, होता है सैर, होता है, दोनों का सेम मीनिंग है। अब ये जो क्लोडेड है, इसका मतलब होता है, ठीक है, धीरे चलना लेकिन हैवी स्टेप। ठीक है, हैवी स्टेप मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत धीरे चलते हैं लेकिन अपने कदम लंबे कर देते हैं, हैवी स्टेप कर देते हैं।
लोडेड। तो द टायर ट्रेवल डैश ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेसेस, मतलब टायर जो ट्रेवल थे, जो थक चुके थे, कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वो कुछ आराम कर सके। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो चल तो धीरे रहते क्योंकि थक चुके थे, लेकिन जो कदम थे वो बढ़ा दिए थे, अपने अपने स्टेप को बढ़ा दिया था उन्होंने। तो सही आंसर क्या होगा, फ्लोटेड। फ्लोटेड मतलब होता है हैवी स्टेप, ठीक है, कदम बढ़ा के चलना। अगला क्वेश्चन है डैश ऑफ पीपल, लोगों के समूह के लिए। देखो पीपल के समूह के लिए, या अगर मैं बात करूं फैमिली के समूह के लिए, दोनों के लिए ना ये वर्ड आता है, क्लैन वर्ड आता है, ठीक है। और ये कॉन्वॉय जो होता है ये आपका आता है शिप के लिए, जहाज के लिए। जहाज के लिए हालांकि ये वर्ड भी आता है, फ्लीट वर्ड भी आता है। कॉन्वॉय शिप के लिए आता है। लोगों के लिए क्लैन आता है। फैमिली ना पौधों के लिए आता है, प्लांट्स के समूह के लिए, पौधों के लिए। और फेडरेशन आता है स्टेट के लिए, स्टेट के लिए फेडरेशन आता है। तो सभी के लिए कोई ना कोई वर्ड बना है। तो पीपल के लिए बना है क्लैन। अच्छा, क्लैन ना फैमिली के लिए भी आता है, परिवारों का समूह, उसके लिए भी क्लैन वर्ड ही आता है। तो कलेक्टिव नाउन में ऐसा नहीं कि ये इसके लिए आता है तो ये किसी के लिए नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बंच, ठीक है, बंच बनानास के लिए भी आता है, ग्रेप्स के लिए भी आता है, फ्लावर्स के लिए भी आता है, कीज के लिए भी आता है, चाबियों के लिए, चारों के लिए बंच वर्ड आता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिसको हम 2 बार 3 बार भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दिस वर्ड इज डैश अ डिक्शनरी। सबसे पहले तो ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब मतलब होता है वर्ब और प्रीपोजिशन जब आपस में मिल जाता है तो उसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। जैसे लुक इनटू, ठीक है, लुक इनटू इसका मतलब होता है छानबीन करना। लुक इनटू मतलब छानबीन करना होता है। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है नफरत से देखना, ठीक है, लुक डाउन अपॉन नफरत से देखना। लुक फॉर मतलब ढूंढना होता है, लुक फॉर मतलब ढूंढना। और लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा लुक फॉर, ढूंढना। दिस वर्ड इज डैश अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में यह वर्ड ढूंढना है। लुक फॉर ढूंढना। उसके बाद लिखा है ही रीड डैश बुक्स ही हैड, ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सबसे पहले तो आपका लिटिल नहीं हो सकता, क्योंकि लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप लोग नहीं गिन सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए आता है। और क्वेश्चन में क्या दिया, बुक्स मतलब अकाउंटेबल है, ये ऑप्शन तो आपका बाहर हो गया। अब बच गया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये फ्यू मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल निगेटिव बातें करेंगे तब फ्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव बातें नहीं हो रही, उसने किताब को पढ़ा है। अब अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत, और द फ्यू मतलब थोड़ा लेकिन पूरा या थोड़े से ज्यादा, मतलब हमारे पास जितना भी था सारा, कुछ नहीं बचा। अब ही रीड डैश बुक ही हैड, क्वेश्चन में बोल रहा है ही हैड, तो ही हैड मतलब है उसके बाद जितना भी था सारा, मतलब कुछ नहीं बचा उसके बाद। तो जब भी हम सारी बातें करते हैं तो वहां पर लगाते हैं आर्टिकल द को, तो करेक्ट आंसर होगा द फ्यू। द फ्यू मतलब होता है थोड़ा लेकिन पूरा, मतलब सारा कंप्लीट, कुछ नहीं बाकी है। नेक्स्ट है आपका द स्टोर वॉज इन्फेस्टेड डैश रैबिट। इन्फेस्टेड मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, इन्फेस्टेड मतलब होता है भरा हुआ। तो स्टोर किससे भरा हुआ है, रैबिट से भरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन्फेस्टेड का लगता क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड बताया, टॉक के साथ टू लगता है, एबाइड के साथ बाय लगता है, एबाइड मतलब नियम का पालन करना, ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड है इसके साथ बाय लगता है। एक वर्ड होता है कंप्लाई, इसका मतलब सहमत होना है, इसके साथ विथ लगता है। होप के साथ भी विथ लगता है। उसी प्रकार से अगर बोलोगे इन्वेस्टेड, इसके साथ ना हमेशा विथ को लगाया जाता है। करेक्ट आंसर विथ हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो बोले क्या, सम वन ऑफ द बॉय लव टू प्ले क्रिकेट। इस क्वेश्चन में ना सम वन लगा है। देखिए सम वन, एवरी वन, नो वन, ये जितने भी वन या सम बड़ी, एवरीबडी, नो बड़ी, ये जितने भी वन और बड़ी वाले क्वेश्चन है, जितने भी वन और बड़ी वाले क्वेश्चन है, इसमें जो आपका जो वर्ब है, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। अब वर्ब आपका कौन सा, लव है, तो वर्ब सिंगुलर कब बनेगी, जब वर्ब में क्या लगेगा, एस, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ ही गोस, वर्ब इज जस्ट अपोजिट टू द नाउन इन केस ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब ना नाउन का उल्टा होता है, जैसे ही गोस, अब ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर है, तो ये गोस में एस लगते हैं ना, ये सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ दे गो, तो अब ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, मतलब लव में लगेगा एस, तो आपका बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लेस देन 50 मेंबर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। सबसे पहले तो आपने वर्ड यूज किया यहाँ पर लेस, तो लेस किसका बनता है, लिटिल, लेस, और क्या बनता है, लिस्ट।
लिटिल, लेस और लेजी, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। ठीक है। और एक आपका बनता है फ्यू, फीवर, और एक बनता है फीवेज। ये भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो होता क्या है, ये ना अनकाउंटेबल क्वेश्चन में आता है और ये काउंटेबल है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो काउंटेबल है, 50 मेंबर्स है, मतलब उसमें काउंटेबल था। तो अब ये क्वेश्चन काउंटेबल, तो लेस तो आपका आ नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल में आता है। तो क्वेश्चन में लगा है देन, जिस क्वेश्चन में देन लगता है वहां हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन देन के साथ ना कंपैरेटिव डिग्री आता है। अब कंपैरेटिव डिग्री भी यूज करना है और क्वेश्चन में देन भी लगा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका नो लेस नहीं होगा, नो फीवर आएगा। तो पहले पार्ट में ये एरर था, बिकॉज लेस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड योर क्वेश्चन इज काउंटेबल। तो योर एरर इज इन फर्स्ट पार्ट, ओके, नो फीवर। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। क्वेश्चन में लगा है आपका एल्डर। ठीक है, देखो एक होता है एल्डर और एक होता है ओल्डर। एल्डर और ओल्डर दोनों में डिफरेंस क्या है, एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ ना देन लगता है। तो एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है, ये डिफरेंस है, ग्रामेटिकल डिफरेंस है। एल्डर के साथ टू, ओल्डर के साथ देन। क्वेश्चन में क्या लगा है, देन लगा है, तो आंसर होगा आपका एल्डर। ठीक है, दोनों का मतलब बड़ा ही होता है। एल्डर फैमिली के लिए आता है, ओल्डर ना आउटसाइड द फैमिली के लिए आता है। एल्डर इज यूज फॉर फैमिली एंड ओल्डर इज यूज फॉर आउटसाइड द फैमिली। तो एल्डर के साथ टू लगेगा, ओल्डर के साथ देन लगेगा। क्वेश्चन में लगा है आपका एल्डर, इसलिए देन की जगह टू होना चाहिए। मीन्स आपका बी पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट है, द रूम इज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली। इस क्वेश्चन में आपने एक वर्ड यूज किया टू मच। ठीक है, एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। अब दोनों में डिफरेंस है। ये टू मच के बाद ना नाउन आता है और मच टू के बाद ना एडजेक्टिव आता है, मतलब विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण का मतलब है, जैसे मैं लिखता हूं ब्यूटी और मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल। अब दोनों में डिफरेंस है। ब्यूटी एक नाउन है, एब्सेंट नाउन है, ये भाववाचक संज्ञा है। और ब्यूटीफुल ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये क्वालिटी है ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो अगर मैं ब्यूटी बोलूं, ठीक है, तो टू मच किसके पहले आता है, नाउन के पहले, तो यहां मैं लिखूंगा टू मच ब्यूटी। लेकिन अगर मैं ब्यूटीफुल बोलूं तो मुझे बोलना पड़ेगा मच टू ब्यूटीफुल, मच टू ब्यूटीफुल। अब यहां पर आपने यूज किया हुआ है स्मॉल। तो स्मॉल इज नॉट ए नाउन, स्मॉल इज अ एडजेक्टिव। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेज। तो स्मॉल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के आगे टू मच नहीं आता है, एडजेक्टिव के आगे आता है मच टू। मच टू, तो टू मच की जगह में मच टू होना चाहिए। इस पार्ट में आपका एरर था, मतलब आपका एरर बी पार्ट में। अरे टू मच मच टू वाले क्वेश्चन आएंगे तो मान के चला 90% केस है कि एरर वहीं पर होगा। ठीक है, तो वहां पर नाउन की जगह वर्ब यूज कर लेगा या जो भी है। टू मच को मच टू कर देना, मच टू हो तो टू मच कर देना। तो इसी पार्ट में आपका एरर होगा, मतलब एरर आपका बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर ही रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये क्वेश्चन आपने शुरू किया है नो सूनर से। ठीक है, देखो एक होता है हार्डली, एक होता है आपका नो सूनर, हार्डली, नो सूनर। ठीक है, और हम बोल सकते हैं स्कार्सली, मतलब जैसे ही। तो ये इंग्लिश के कुछ वर्ड है। अगर हम बात करें तो हार्डली के साथ ना वैन लगता है, स्कार्सली के साथ भी ना वैन लगता है, और नो सूनर के साथ ना देन लगता है। ठीक है, हार्डली के साथ वैन लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, स्कार्सली के साथ भी वैन लगता है। तो अगर इन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन में लगा है नो सूनर, तो नो सूनर के साथ ना हमेशा देन को लगाया जाता है। लेकिन नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है, तो देन तो चलो क्वेश्चन में लगा है, तो इस पार्ट में तो गलती नहीं है। अब हमको स्टार्टिंग में देखना है, नो सूनर के जस्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है और जनरली डिड या हैड आता है। तो अब यहाँ पर रीच वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर डिड आना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर रीच नहीं होता, रीच्ड होता, ईडी लगा होता, तो हम लोग हेड को लगाते। तो नो सुनो के जस्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है और यहाँ पर लगेगा डिड। करेक्ट आंसर आपका पहले पार्ट में ही आपका एरर था, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। अब आते हैं कुछ वोकैब में। ये वांट, वांट मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, डिंग हाँकना। ठीक है, रैंकल मतलब तो परेशान होता है, बॉदर। ये दोनों का मतलब ना कठिन होता है, डिफिकल्ट। ऑनरस और आर्डुअस दोनों का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट। तो वेंट मतलब होता, वांट मतलब होता है डिंग हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, जिसको बोस्ट भी बोलते हैं और ब्रैग भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ब्रैग।
तो वाले क्या, मॉन्डर। मॉन्डर मतलब होता है आवारागर्दी। मीडियोक्रे मतलब होता है एवरेज, औसत। ठीक है। क्रूडस, इसको प्रोनाउंसिएशन क्रूडस होता है। क्रूडस मतलब होता है सम्मान करना, या प्रार्थना या सम्मान के लिए झुकना, उसको भी बोलते हैं। और सम्मान करना भी होता है। क्रूडस मतलब होता है सम्मान करना। लॉयटा मतलब होता है आवारागर्दी। लॉयटा, ठीक है, जिसको हम ये भी बोलते हैं आवारागर्दी के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है स्ट्रे, वंडर। और एक वर्ड आता है आवारागर्दी के लिए वैगबोंड, का मतलब ये आवारा होता है। रिपोर्ट मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव। तो मोंडा का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉयटर, आवारागर्दी। इन्फ्रिंज मतलब होता है नियम तोड़ना। इन्फ्रिंज मतलब नियम तोड़ना। अच्छा, ब्रीच, इसका आंसर होगा ब्रीच। एबाइड मतलब होता है नियम का पालन करना। एबाइड। ब्रीच मतलब नियम तोड़ना, एबाइड मतलब पालन करना। नोटी मतलब डिफिकल्ट होता है, कठिन। ठीक है, अभी कठिन के लिए आपने दो वर्ड लिखे थे, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। नोटी मतलब डिफिकल्ट। चल्लिस मतलब होता है असभ्य, जंगली, जिसको बारबेरियंस भी बोलते हैं, बारबेरियंस। असभ्य जंगली को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं बुरिश। ठीक है, ये बुरिश मतलब ये असभ्य होता है। ड्यूब मतलब धोखा होता है, लेकिन क्वेश्चन में इंफ्रिज बोलता है। इंफ्रिज मतलब होता है आपका नियम तोड़ना। उसका आंसर हो जाएगा ब्रिज। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला है वर्ड आपका पैरोल। ये पैरोल का मतलब होता है माफ करना। ठीक है, माफ करना। और ये आर ओ, ये रो मतलब होता है मछली के अंडे। ठीक है, फिश के जो अंडे होते हैं उसको रो बोलते हैं। और 45 मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। रीड मतलब होता है एडवाइस, सलाह। रीड मतलब होता है एडवाइस, होता है सलाह होती है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है पैरोल, इसका मतलब माफ करना। फॉरगिव मतलब भी माफ करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका फॉरगिव, माफ करना। ठीक है। अगला वर्ड है आपका लेदल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका है लेदल। ये पहला वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ। ठीक है, प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल। ऑफ बीट मतलब होता है अनोखा। ऑफ बीट, अनोखा। ऑफ बीट। और डेडली मतलब होता है आपका मरा हुआ। लेदर मतलब भी डेडली ही होता है, मरा हुआ ही होता है, जो कि आपका आंसर है। मोरोनिक मतलब होता है मंद बुद्धि। ठीक है, मोरोनिक मतलब होता है कम दिमाग वाला, मंद बुद्धि। इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं मोरोनिक, मंद बुद्धि। तो क्वेश्चन में तो फिलहाल आपको लेदल बोला है, इसलिए आंसर होगा आपका डेडली। ठीक है। तो ये था आज आप, ये सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने शुरुआत की थी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। उसमें हमने कुछ वॉकैब से रिलेटेड क्वेश्चन किए, कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन किए। सेकंड पार्ट था हमारा फाइंड द एरर। तो फाइंड द एरर में बहुत ज़्यादा ग्रामर का नॉलेज अगर नहीं भी होगा, अगर आप एरर का भी प्रैक्टिस करते हो, तो भी आपको अनुमान तो लग ही जाएगा, आइडिया आप लगा सकते हो कौन से पार्ट में ज़्यादा एरर होते हैं। वो प्रैक्टिस करने से हो जाता है। तीसरा जो पार्ट था हमारा वोकेबलरी पार्ट था, जिसमें हमने कुछ वोकेब को देखे। तो इन्हीं से मिलते जुलते हमको डेली 20 से 25 नए वोकेब जरूर करने चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ बीट मतलब अनोखा होता है। अब इसी को अगर मैं ब्रो बीट कर दूं तो इसका मतलब धमकी होता है। तो ऐसे आप जोड़ सकते हो, ऑफ की जगह मैं ब्रो कर दूं तो मेरा क्या मीनिंग निकलेगा। तो इस प्रकार से हम अपने वोकेब को अच्छा खासा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ बीट मतलब अनोखा और ब्रो बीट मतलब धमकी, दोनों में बीट तो आ ही रहे, लेकिन डिफरेंस, मीनिंग आपका बदल गया है। तो इसी प्रकार से हम वोकैब को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अगले वीडियो में कुछ और सेट के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही मैंने सेट किए हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।